हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के बारे में। अ होल्डिंग कंपनी इज़ वन विच कंट्रोल्स ऑन और मोर कंपनीज आइदर बाय मीन्स ऑफ होल्डिंग शेयर इन दैट कंपनी और कंपनीज और बाय हैविंग पावर टू अपॉइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द होल और द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दोज कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी होती क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसके पास पावर हो किसी दूसरी कंपनी में डिसीजन लेने की, साथ ही साथ या फिर उस कंपनी में उसके अच्छे खासे शेयर्स हों, साथ ही साथ वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे। तो ऐसी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। A company controlled by holding company is known as subsidiary company. Partially, it is a part of parcel of combination movement in the business and is operated from the purpose of controlling companies engaged in similar line of business। तो जो कंपनी होल्ड करती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी को वो कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, क्योंकि वो उसके अंडर में होता है, तो उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। और ये ज़्यादातर अब बिज़नेस में आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं और वो क्या करती हैं, छोटी कंपनीज अपने से बनाती भी हैं और कभी कभी अपने वो कंपनीज ख़रीद भी लेती हैं। ठीक है, अगर वो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस का है, वही सेम काम अगर छोटी कंपनी भी कर रही है, तो वो जो बड़ी कंपनी होती है उस छोटी कंपनी को ख़रीद लेती है, तो उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी ख़रीदती है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द कंपनी विच इज़ एक्स लिमिटेड में कंट्रोल अनदर कंपनी विच इज़ वाई लिमिटेड बाय वन ऑफ द थ्री वेज। तो एक एक्स कंपनी है जो कि कंट्रोल कर रही है, मतलब होल्डिंग कंपनी, और वाई कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है। अब अलग अलग वेज में देखते हैं कैसे कैसे वो कंट्रोल कर सकती है। बाय होल्डिंग मोर देन द हाफ द शेयर्स हैविंग द वोटिंग राइट्स इन वाई लिमिटेड। तो 51% अगर शेयर होल्डिंग है तो उस कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, और जो कंपनी के पास शेयर है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, क्योंकि उसके पास पूरी वोटिंग राइट्स हो जाएगी। 51% में वो डिसीजन भी ले सकती है। नेक्स्ट है, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड। या फिर उस कंपनी के पास पावर होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी मैनेजमेंट करना है वो करा सके, तब भी उसको हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। By controlling a holding company which is actually control Y Limited, that is Y Limited become the subsidiary of X Limited, Z Limited, and Z Limited become the subsidiary of X Limited. In the case Y Limited will also be the subsidiary of Z Limited। तो यहाँ पे क्या है कि अगर Y लिमिटेड X लिमिटेड का सब्सिडरी है, उसने खुद से कंपनी इस्टेब्लिश की है, तो यहाँ पे अब सिंपली ये कह सकते हैं कि X लिमिटेड कंट्रोलिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो Y लिमिटेड है। तो ऐसा भी होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो खुद से अपना एक वर्टिकल या छोटा वर्टिकल स्टार्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, और उस पर्टिकुलर कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, स्टैचुटरी डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। क्या है लीगल डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी का, अब वो देखते हैं। देयर इज़ नो स्टैचुटरी डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द कंपनीज एक्ट 1956, बट सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 defines a subsidiary company. According to the section, a company is subsidiary company of another if but only if that other company controls the composition of the board of director, that other। तो यहाँ पे क्या बता रहा है,
ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो होल्डिंग कंपनी की दी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 4 में। क्या दिया गया है? ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर द फर्स्ट मेंशन कंपनी इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी in respect of which the holding of the preference share issued before the commencement of this act, but the same voting rights is all respect as hold of the equity share exercise or controls more than half of the total voting power of such companies। तो यहाँ पे अब ये कंफर्म नहीं है कि आप शुरू से ही उस कंपनी के बाद वोटिंग राइट्स रहे, ठीक है। अगर धीरे धीरे कंपनी वोटिंग राइट्स खरीद रही है, मतलब धीरे धीरे अगर शेयर्स खरीद रही है, तो और जैसे ही वो कंपनी 51% के पास पहुंचेगी, वैसे ही उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक झटके में ही पूरी कंपनी उसको खरीदनी है। वो धीरे धीरे भी करके एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है एक दूसरी कंपनी का 51% शेयर खरीद के। Where the first mentioned company is only other company which hold more than half in the nominal value of इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी जो शुरुआत में अगर वो जब तक पूरा अचीव नहीं कर पाते, 51% शेयर नहीं खरीद पाती, तब तक वो एक नॉर्मल कंपनी रहेगी। और जैसे ही वो 51% शेयर खरीदेगी, तो उसके पास पूरे राइट्स हो जाएंगे डिसीजन को चेंज करने के, ठीक है। तो उस कंडीशन पे वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। द फर्स्ट मेंशन कंपनी इज एन सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी विच इज़ दैट अदर कंपनी सब्सिडरी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो पहली कंपनी है उसकी मतलब जो फर्स्ट मेंशन कंपनी, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, जो उसके अंडर में सब्सिडरी कंपनी है, उसको हम सब्सिडरी कंपनी ही बोलेंगे, ठीक है। उसको कभी भी हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कंपनी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो होल्ड हो रही है किसके थ्रू? होल्डिंग कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन ए स्टेटेड अबव द कंपनी इज सेट टू बी कंट्रोल और कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ बट ओनली इफ द अनदर कंपनी बाय द एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल by it is the discretion without the consent and the concurrence of any other person can appoint or remove the holders of all the majority of directorship, but for the purpose of the provision that the other company shall be deemed have to have the power to appoint a directorship with the respect of which of the following condition is satisfied। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपके कंपनी के पास पावर है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के और चेंज करने के, तो आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी कहला सकती है। उसके कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम देखते हैं। दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड देयर टू विदाउट द एक्सरसाइज इन द फेवर ऑफ दैट कंपनी ऑफ सच पावर ऑफ सेट। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई पर्सन अपॉइंट होगा, तो बिना उस कंपनी के पूछे हुए वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तभी उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, क्योंकि उसके पास ही एक्सक्लूसिव पावर होती है मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। दैट अ पर्सन अपॉइंट्स देयर टू फॉलो द नेसेसरी एंड फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर और मैनेजर और टू अदर ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द अदर कंपनी। या फिर एक चीज़ ये भी हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी अपने बिहाफ पे डायरेक्टर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर दे और वो जाके उस कंपनी में हायरिंग करे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम यहाँ पे उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी और जिस कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है उसको सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं। दैट द डायरेक्टरशिप इज़ हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉमिनेटेड बाय अदर कंपनी और द सब्सिडी देयर ऑफ। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्टरशिप जो हेल्ड होता है, मतलब जो डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर की जो पावर मिलती है वो नॉमिनेट की जाती है किसके थ्रू? जो भी एक होल्डिंग कंपनी है उसके थ्रू। तो वो कंपनी को हम सब्सिडी कंपनी बोल सकते हैं। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ बट इफ
दैट अदर इफ इज इट्स सब्सिडरी। तो किसी भी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं अगर उसके पास कुछ सब्सिडी कंपनियाँ हैं, मतलब सब्सिडी कंपनी ढेर सारी हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो होल्डिंग कंपनी हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि एक ही कंपनी होनी चाहिए, कई कंपनी भी हो सकती हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 212 लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द presenting information to the members of the holding companies. A holding companies must attract to its balance sheet certain documents related to the subsidiary according to the said section. अब देखते हैं किस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 212 बताता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए होल्डिंग कंपनी के पास और सब्सिडरी कंपनी के पास। देयर शैल बी attached to the balance sheet of the holding company having a subsidiary or subsidiary or subsidies at the end of the year as at which the holding company balance sheet is made out the following document in respect of the subsidiary for each subsidiary as the case may be। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब भी कोई होल्डिंग कंपनी होती है और उसके पास कोई सब्सिडरी कंपनी होती है तो होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि अपने बैलेंस शीट के साथ उस कंपनी का भी डिटेल उसके संग लगा के रखे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स है एक होल्डिंग कंपनी से जो गवर्नमेंट मांगती है, जो एक लॉ मांगता है कि आपके पास अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट उसके संग अटैच करिए अपने बैलेंस शीट के साथ। अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं अब उसका हम लोग देख रहे हैं। तो बैलेंस शीट का कॉपी होना चाहिए सब्सिडरी कंपनी का। दूसरा, अ कॉपी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा, अ कंपनी रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ कंपनी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर, a statement of holding company interest in the subsidiary as a specific or subsection 3 if the statement refers to the subsection 5, the report refers to the subsection 6। तो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ए से लेकर जी तक, आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ें एक होल्डिंग कंपनी को ध्यान में रखना होता है जब वो बैलेंस शीट बना के अपना प्रेजेंट करती है ऑडिटर के सामने। तो उसकी जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सब्सिडरी विच द सच फाइनेंशियल कोइंसिडेंस विद द कोइंसिडाइज विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर में जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे 2016-17 का कर रहे हो, तो सेम फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी आप सब्सिडरी कंपनी का प्रेजेंट करोगे अपनी कंपनी के साथ। एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सब्सिडरी व्हेन सच फाइनेंशियल ईयर coincides with the financial year of the subsidiary but does not coincide with that of the holding company। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनी को होल्डिंग कंपनी के साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर उसका है और स्वयं फाइनेंशियल ईयर का डेटा प्रेजेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि हम पिछले साल का डेटा दिखा दें। ठीक है, तो सेम फाइनेंशियल ईयर का डेटा कंपनी प्रेजेंट करेगी। जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है वही सेम फाइनेंशियल ईयर का डेटा प्रेजेंट करेगी जो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है। एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सब्सिडरी लास्ट बिफोर दैट द होल्डिंग कंपनी वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सब्सिडरी डज नॉट coincides with that of the holding company। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर नहीं प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, तो उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो कंपनी प्रेजेंट कर सकती है अपने सब्सिडरी कंपनी की। द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर रेफरेंस टू द क्लॉज BCD subsection 1 shall be made out in the accordance with the requirement of the act for the financial year of the subsidiary refers to the clause A। अब इसमें बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो चीज़ें मेंशन है क्लॉज BCD में उसको भी कंपनी को होल्डिंग कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। वेयर द aforesaid financial year of the subsidiary shall not end on the day with the precedes the day
ऑन विच द होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड बाय मोर देन 6 मंथ। इसमें क्या बता रहा है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो भी स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है सब्सिडरी कंपनी का जो प्रेजेंट कर रही है वो कम से कम मतलब एक नया होना चाहिए। और मान लीजिए अगर वो लास्ट 6 मंथ में फंक्शनिंग शुरू की है तो लास्ट 6 मंथ का ही होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी आपने लेस्ट में स्टार्ट की सब्सिडरी कंपनी को, तो लास्ट 6 मंथ का डेटा तो उनके पास होना ही चाहिए। Where the financial year of the subsidiary is shorter in the duration that the holding company reference to the financial year subsidiary in the clause A and B, C shall be constituted as the reference to two or more financial year of the subsidiary, the direction of which is aggregated is not less than the duration of the holding company's financial year। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं है तो उस कंडीशन पे आपको उसको रेडी करना होगा। और साथ ही साथ जिस भी कंपनी का जब भी आप किसी सब्सिडरी कंपनी का वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हैं उसको तो आपको दिखाना ही पड़ेगा अपने होल्डिंग कंपनी के साथ। The statement shall refers to the clause E of subsection 1 shall specify the extent of the holding company interest in the subsidiary at the end of financial year of the last financial year of the subsidiary refers to the subsection 2। तो इसमें आप बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो एकदम लास्ट में सब्सिडरी कंपनी को परचेज कर रही है या फिर उसमें पैसे लगा रही है तो उस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में देना होगा वो सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। द नेट aggregate amount so far as concerned with the member of the holding companies is not dealt with the company's account of the subsidiary profit after deducting the losses of the vice versa for the financial year or year of the subsidiary company and for the previous financial year of the subsidiary since इट बिकम द होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी। तो अगर आप कंपनी एकदम लास्ट में ख़रीद रहे हो 31 मार्च को तो उस कंडीशन पे कंपनी का जो भी पुराना बैलेंस शीट है, पुराना जो भी उसका है वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स कि हाँ ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं द नेट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लॉस और वाइस वर्सा। अब जो भी उसका नेट एग्रीगेट आ रहा है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें जो भी लॉसेस है उसको घटा के आपको दिखाना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, जो भी आपकी सब्सिडरी कंपनी है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर और द ईयर ऑफ द सब्सिडरी aforesaid for the previous financial year of the subsidiary since it become the holding company's subsidiary so far as those profit are uh, dealt with or the provision is made for those loss in the company's account। तो इसमें क्या है कि अगर कंपनी में कुछ अकाउंट्स हो रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप प्रोविज़न बना सकते हैं सब्सिडरी कंपनी का, ताकि लॉसेस जो हैं वो वहाँ पे रिकवर हो सकें। तो ये भी आप अपने फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे, क्योंकि जो लॉसेस हैं वो आप अपने खुद की कंपनी के थ्रू बनाएंगे, तो ये भी आपको फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा। Clause B and C of the subsection 3 shall apply only to the profit and loss of the subsidiary company which may properly be treated in the holding company's account of the revenue, profit and loss, and the profit on loss was attributed to only the share in the subsidiary company time being held by the holding companies or any other of these subsidiaries shall not be treated as aforesaid so far as they are appointed say are the profit or loss for the period before the date on or as a form which the shares are required by the companies and or any of the subsidiaries expect they में प्रॉपर केस इन ट्रीटेड वे। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कोई कंपनी ऐसी है जो कि लॉस में चल रही है तो उसको किस तरीके से हमको उसको ट्रीट करना है, उसके शेयर होल्डर्स को किस तरीके से ट्रीट करना है और किस तरीके से हमको दिखाना है, ठीक है। पहला है द कंपनी इज़ इटसेल्फ द सब्सिडरी ऑफ अनदर कॉरपोरेट बॉडी। तो इसमें ये आपको दिखाना पड़ेगा जो कंपनी है वो सब कॉरपोरेट बॉडी की सब्सिडी है कि नहीं है। दूसरा है द शेयर विल required for the
बॉडी कॉरपोरेट और सब्सिडरी, और कंपनी को शेयर्स भी दिखाने पड़ेंगे कि कौन कितने शेयर्स कंपनी ने एक्वायर किया है उस पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी का। Where the financial year or year of the subsidiary referred to the subsection 2 do not coincide with the financial year of the holding company, a statement containing information on the following matters shall also be attached to the बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर कंपनी का अभी आपने होल्डिंग स्टार्ट किया है तो इसके भी डिटेल्स आपको अपने बैलेंस शीट में अटैच कर देने हैं कि अभी आपने इसके मतलब इसके ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है, अभी इसका फाइनेंशियल ईयर आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट आपने अभी उसको डिज़ाइन नहीं किया है। हाँ, लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट आप दिखा के उसको अपने बैलेंस शीट के साथ लगा सकते हैं। वेयर देयर हैव बीन any of if so that change is the holding company's interest in the subsidiary between the end of the financial year or the last of the financial year of the subsidiary and at the end of the holding company's financial year। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको उसके बाद जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसका तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना ही होगा, साथ ही साथ अब आप डिज़ाइन करेंगे अपना खुद का जो बैलेंस शीट जो इस साल आप उस कंपनी को जो आप चला रहे हो उसका बैलेंस शीट भी आप प्रिपेयर करोगे। डिटेल्स ऑफ द मटेरियल चेंजेस which has occurred between the end of the financial year or the last of the financial year of the subsidiary company and the end of the holding of the financial year in respect। तो आपको इसमें डिटेल भी दिखाना पड़ेगा कि जो जब आपने कंपनी नहीं खरीदा था और जब आपने कंपनी खरीदा है तो उसके आने से क्या आपने चेंजेस किए हैं, क्या मटेरियल चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्सिडरी फिक्स एसेट्स, इट्स इन्वेस्टमेंट, द मनी लेंट बाय इट एंड द मनी बोरोड बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन द मीटिंग द करेंट लायबिलिटीज़। तो सारी चीज़ें सब्सिडरी कंपनी के फिक्स एसेट्स को, उसके इन्वेस्टमेंट को, उसने कहाँ से पैसा बोरो किया हुआ है या फिर किसी को पैसा दिया हुआ है और उसके करेंट लायबिलिटीज़ कैसे मीट होंगी, वो सारा डिटेल आपको अपने बैलेंस शीट के साथ अटैच करना पड़ेगा। If the board of director of the holding company is unable to obtain information or any of the matters required to the specified in the subsection 4A, report in writing to the effect shall be attached to the balance sheet of the holding company। अगर उस समय अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर पाते हैं तो आपको वो राइटिंग में देना पड़ेगा कि आप उसको फ्यूचर में उसको लगा के दिखाओगे। Document refers in the clause E, F and G subsection 1 shall be signed by the person by whom balance sheet of the holding company is required to be signed। तो मतलब जो बैलेंस शीट साइन करता है होल्डिंग कंपनी का वही बंदा साइन करेगा। जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे E, F और G सबसेक्शन के डॉक्यूमेंट, उसको भी वही बंदा साइन करेगा और वो दिखाएगा कि हाँ ये सब मेरी सब्सिडरी कंपनीज हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट may on the application of with the consent of the board of directors of the company direct that in the relation to any subsidiary that provides of the section shall not be apply or shall apply only to the some extent as may be prescribed in the direction। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बताएंगे कि वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्ट रिलेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनसे पूछ सकती है। तो जो भी क्लॉज में पूछा जाएगा वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको रिप्लाई करेंगे। इफ़ एनी सच पर्सन्स और द रिफर्ड इन द सब सेक्शन 6 of the section 209 fails to take all the reasonable step to comply with the provision of the section, he shall in respects of each offence to be punished with the imprisonment of the terms which may exceeds to 6 months or the fine of ₹1000 or both। मतलब अब ये सारे क्लॉज अगर आप अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो, ठीक है, और आप अपनी होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट केवल दिखाते हो और सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट नहीं दिखाते हो तो उसके ऊपर आपको सज़ा मिल सकती है, जो कि 6 महीने की जेल है और ₹1000 या फिर दोनों।
If a person not being a person refers to the subsection 6 or the section 209 having been charged by the managing director, merger manager or the board of director as the case may be, with the duty of seeing that the provision of the section are compiled with the makes default in going so, he shall in respect of this offence he punishable for the imprisonment of the term which may exceeds to 6 month और द फाइन ऑफ ₹1000 और बोथ। तो इसमें क्या बता रहा है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी ये सब चीज़ें लागू होती हैं कि उनको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते तो सेम तरीके का उनके ऊपर भी ये एक्शन लिया जा सकता है, 6 महीने तक का जेल या फिर 1000 रुपये का जुर्माना, और या फिर दोनों। ये डायरेक्टर्स, ये जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा या फिर उनको ये सब चीज़ें एज अ ऑफेंस माना जाएगा उनके थ्रू। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या एडवांटेज होती है होल्डिंग कंपनी की? फॉर्मेशन ऑफ होल्डिंग कंपनीज ऑफर मे सम एडवांटेज सिंस द सब्सिडरी कंपनी कैन मेंटेन इट्स ओन सेपरेट एंटिटी, इट कैन सर्टेन दैट द ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट दैट इज गुडविल कैन नॉट बी डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एमालगमेशन। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो भी कंपनी होती है, जो भी मतलब कि सब्सिडरी कंपनी है, तो वो अपने अकाउंट को सेपरेट ही बनाती है और उसके गुडविल को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचता है होल्डिंग कंपनी के आने से। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है कि जो कि होल्डिंग कंपनी को मिलता है कि उस कंपनी का सेपरेट गुडविल क्रिएट होता रहता है। द सब्सिडरी कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड इट लॉसेस फॉर द इनकम टैक्स पर्पस एज इट पोजेस इट्स ओन सेपरेट एंटिटी। तो सब्सिडरी कंपनी के पास पावर हो जाती है कि वो एक नई कंपनी खरीद चुकी होती है, तो उसके पास जो लॉसेस होते हैं उसको फ्यूचर में वो सेट ऑफ कर सकती है, उसको फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकती है, दिखा सकती है कि हाँ हमने ये कंपनी खरीदी थी जिसके वजह से मेरे अभी प्रेजेंट बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, तो उसको आगे पोस्टपोन भी कर सकती है कंपनी। Economic or the financial trend and the rate of earning profit of the subsidiary company can be known since preferred their individual account। तो अब जो सब्सिडरी कंपनी है वो जिस भी तरीके से अपना वर्क कर रही है, उसके जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे। तो आपकी कंपनी पे ऐसा कोई उसका असर नहीं होगा कि सब्सिडरी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अलग से सारा अकाउंट क्रिएट होता है, उसका कोई भी असर आपकी कंपनी पे नहीं आता है। Expenses and the costed may be reduced as a result of the combination of the different general charges and overhead। तो जो भी होल्डिंग कंपनी है उसके एक्सपेंसेस चार्जेस कम हो सकते हैं क्योंकि वो दिखा सकती है कि उसने जो अपने पैसे हैं वो अपने सब्सिडरी कंपनी में लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके एक्सपेंसेस वो दिखा सकते हैं, तो उसके वजह से इनको इनकम टैक्स में कुछ फ़ायदा भी मिल जाता है क्योंकि ज़्यादातर पैसा ये इन्वेस्ट कर चुके होते हैं अपने सब्सिडरी कंपनी में। नेक्स्ट आते हैं सिंस अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड ग्रेटेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। तो इसमें क्या है, अब सब्सिडरी कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, कंपनी अपने सारे रिसर्च डेवलपमेंट उस पर कर सकती है, अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज़ कर सकती है। तो एक तरीके का उनका एक्सपेरिमेंट भी उस कंपनी के थ्रू हो सकता है ताकि वो अपनी कंपनी में इसको अप्लाई कर सकें। अब आते हैं डिसएडवांटेज, देखते हैं क्या नुकसान होता है होल्डिंग कंपनीज को। देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आउटसाइड शेयर होल्डर्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। तो जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं उनका थोड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि एक नई कंपनी पूरा शेयर खरीद लेती है, तो हो सकता है उनके कुछ शेयर होल्डर्स उस कंपनी को छोड़ के जा भी सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ कंपनी अब जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी खरीद रही है, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कुछ लॉस हो सकता है क्योंकि उन पे ध्यान कम दिया जाता है क्योंकि कंपनी पहले अपने अब इनकॉर्पोरेशन फेज़ में आ जाती है, एक तरीके से मतलब स्टार्टिंग फेज़ में आ जाती है,
तो अभी कंपनी का ध्यान जो होता है वो शेयर होल्डर से हट के कंपनी को ग्रो कराने पे हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर का नुकसान हो सकता है जो हमारे होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। इट इनवाइट्स manipulation of the account since the system of the accounting is complicated once particularly with the final account of the both holding and the subsidiary company are prepared at different dates। तो इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, जैसा कि आप जानते हो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन लोग करते ही हैं। तो सब्सिडरी कंपनी के साथ कुछ अलग डेट्स के ट्रांजैक्शन और अपनी कंपनी के साथ कुछ अलग डेट के ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोनों में तो एक ही बंदे का पावर चल रहा है। तो इसके वजह से भी ये अकाउंट में मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि गलत है कानून के निगाह में। ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनीज इज नॉट सो ईजी टू कैलकुलेट। एज अ रिजल्ट द शेयर होल्डर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ दिस होल्डिंग। तो जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होते हैं, अब वो अपने कंपनी के अपना खुद का शेयर का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास एक कंपनी बढ़ चुकी होती है। ठीक है। तब उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है कि उनके पर्टिकुलर शेयर की क्या रेट चल रहा है। हो सकता है वो जो कंपनी खरीदी गई हो वो प्रॉफिट में ना हो, वो लॉस में हो। ठीक है। तो उसके वजह से भी उनके रेट भी रिड्यूस हो सकते हैं, और अगर वो प्रॉफिट में है तो इनके रेट इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के मन में एक आप कह सकते हो कन्फ्यूज़न का माहौल बना रहता है। वो क्लियर नहीं हो पाता कि उनका क्या एक्चुअल वैल्यू है। ये भी एक नुकसान है। सिंस द कंपनीज आर कनेक्टेड विद द नंबर ऑफ कंपनीज क्रेडिटर आर ऑल्सो मिसलीडेड। अब कंपनी कनेक्टेड होती है बहुत सारी कंपनी से, सब्सिडरी कंपनी से। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, उसने 10-12 सब्सिडरी कंपनी बना ली, तो हमारे जो क्रेडिटर होते हैं वो भी मिसलीड होते हैं। उनको भी पता नहीं चलता कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, और उनको उधार देने में भी दिक्कत होती है। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी में नॉट बी एक्सप्रेस प्रॉपरली टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है वो हमारे शेयर होल्डर्स को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाती है या फिर बहुत सारी कंपनीज होती है, इसीलिए उसका प्रॉपर आउटकम उसमें नहीं दिखता है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर नॉट मेड एंड एडजस्ट प्रॉपरली। जो कंपनी के बीच में जो होल्डिंग कंपनी और जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता। ठीक है। क्योंकि उनको तो लगता है घर की बात है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, शेयर होल्डर को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है कंपनीज़ के बीच में। तो ये भी एक नुकसान है होल्डिंग कंपनीज़ की तरफ से। वे द होल्डिंग कंपनीज हैज़ अ वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द अकाउंट इन द डिफरेंट करेंसीज। अब अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और वो जो कंपनी ख़रीद रही है वो अलग अलग कंट्री में ख़रीद रही है। ठीक है। तो वो अब तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में करेंसीज़ के रेट अलग हैं, तो उसको वैल्यूएशन करना सारा कुछ होल्डिंग कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंटर कंपनी स्टॉक ऑफ द ह्यूज क्वालिटी क्रिएट्स द फर्दर ट्रबल ऑफ द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो जो आपके कंपनी के बीच के स्टॉक्स होते हैं, जो आप अपने होल्डिंग कंपनी में भी और अपने सब्सिडरी कंपनी में दोनों स्टॉक जो आप यूज़ करते हो, उसका भी वैल्यूएशन डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे यूज़ हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।